कहते हैं ना कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, वैसे ये बेटिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री भी कोई एक दिन, एक साल या 10 साल में नहीं बनी है। रामायण और महाभारत के टाइम में चौसर और पचीसी ये दो गेम्स हुआ करते थे जो कि काइंड ऑफ एक गैम्बलिंग ही थी। जिस महाभारत के युद्ध ने एक पूरा का पूरा युग ही खत्म कर दिया। वो इतना बड़ा युद्ध होने के पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन भी कौरव और पांडवों के बीच में खेला गया ये चौसर का गेम ही था। अब देखो, इसको अगर एक अलग एंगल से देखे तो इसमें जो शकुनी मामा थे उन्हीं को आज की डेट में फैंटेसी एप्स का अल्गोरिदम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह शकुनी मामा ने अपने जादुई पासे पलटकर पांडवों को वनवास भेज दिया था, वैसे ही आज ये फैंटेसी गेमिंग एप्स अपने एल्गोरिदम को यूज करके लोगों को दिहाड़ी करने के लिए भेज देते हैं। चलो, रामायण महाभारत तो फिर भी बहुत ज्यादा पीछे का टाइम है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली रोमन एम्पायर के बारे में भी रिसर्च करोगे तो वहां पर भी आपको बेटिंग के ट्रेसेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वहां पर नकल बोन्स नाम का एक गेम होता था। तो बेसिकली ये जो गेम था उसे जानवरों की हड्डियों से खेला जाता था। जिस तरह आज की डेट में लूडो या सांप सीढ़ी खेलने के लिए 6 साइड वाला डाइस यूज होता है, वैसे इस नकल बोन गेम में 4 साइड वाला ऐसा डाइस यूज होता था जो कि भेड़ या बकरी के घुटनों की हड्डियों से बनता था। इसके अलावा एंशिएंट रोम में ग्लैडिएटर फाइट्स पर भी बेटिंग होती थी। इसमें क्या होता था कि किसी ओपन ग्राउंड में 50,000 से लेकर 80,000 लोगों के सामने या तो मैन वर्सेस मैन या फिर मैन वर्सेस लायन, टाइगर, लेपर्ड और कभी कभी तो राइनो ऐसे वाइल्ड एनिमल के साथ फाइट लगाई जाती थी और फिर उस पर लोग बेट लगाते थे। इवन आज से 1800 साल पहले रोम में कमोडोस नाम का एक एम्परर था जो खुद इन ग्लैडिएटर फाइट्स में पार्टिसिपेट करता था और अपने एरोज और जैवलिन से हर दिन सैकड़ों जानवरों को मार गिराता था। तो इसी एग्जांपल से आप समझ जाओ कि उस वक्त रोम में ग्लैडिएटर फाइट्स पर बेट लगाने का क्या क्रेज होगा। इवन रोम के अलावा आप चाइना में भी आओ तो वहां पर तो एक अलग ही लेवल की गैम्बलिंग हुआ करती थी। चाइना में ना कीनो नाम का एक गेम हुआ करता था। इस गेम में 80 अलग अलग चाइनीज कैरेक्टर्स होते थे। जैसे मान लो 1 से लेकर 80 तक अलग अलग नंबर्स हो, तो चाइना के ऑलमोस्ट हर गांव, हर शहर में लाखों लोग इस किनो गेम के टिकट्स खरीदते थे और फिर उसके रिजल्ट के दिन उस गेम का ऑर्गेनाइजर आकर उसका लकी ड्रॉ करता था। अब मान लो कि किसी बंदे ने 7, 11 और 15 इन नंबर्स के टिकट्स लिए हो और उस ऑर्गेनाइजर ने जो भी नंबर्स अनाउंस किए उससे इस बंदे के नंबर्स मैच हो गए तो वो बंदा प्राइज जीत जाता था। ये किनो गेम चाइना में इतने मास लेवल पर खेला जाता था कि वहां पर जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसे बनाने के लिए जो फंड्स लगे थे उसका एक मेजर चंक भी इसी गेम के टैक्स से इकट्ठा किया गया था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों ने गैम्बलिंग करने के लिए नए नए तरीके इन्वेंट करना शुरू कर दिए। 16th सेंचुरी में जब इंडिया में मुगलों का राज था तब एक कॉक फाइट नाम का गेम होता था जिस पर लोग गैम्बलिंग करते थे। इस कॉक फाइट में 2 मुर्गों के पैरों में चाकू जैसे ब्लेड्स बांधी जाती थी और उन्हें आपस में मरने तक लड़वाया जाता था और फिर उन मुर्गों पर लोग बेट लगाते थे कि कौन सा मुर्गा हारेगा और कौन सा मुर्गा जीतेगा। अब ये जो कॉक फाइट थी वो अकबर को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसके दरबार में ये कॉक फाइट बहुत बार ऑर्गेनाइज की जाती थी और एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग उस फाइट पर बेट लगाते थे। इसी दौरान अकबर ने कई सारे सट्टा बाजार भी शुरू कर दिए थे जहां पर डाइस गेम्स, एनिमल फाइट्स, कार्ड्स ऐसे अलग अलग लक बेस्ड गेम्स खेले जाते थे। उन गेम्स को खेलने के लिए किसी स्किल्स की जरूरत नहीं होती थी। अब मैंने लक बेस्ड और स्किल बेस्ड ये जो 2 वर्ड्स यूज किए हैं, एक्चुअली इन्हीं पर पूरी की पूरी आज की गैम्बलिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है। हालांकि कई लोगों ने इसके बारे में ऊपर ऊपर से सुना भी होगा, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बहुत ही इन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अकबर के टाइम पर ये जो सट्टा बाजार बनाए गए थे उनमें थोड़े बहुत रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए थे। जैसे कि ये जो चौसर गेम होता था उसमें एक बेटिंग लिमिट फिक्स कर दी गई थी, यानी चाहे जो भी हो जाए लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर बेट नहीं कर सकता था। लेकिन उस वक्त भी आज जैसा ही हाल था, लोगों को रातों रात अमीर बनना था, इसलिए बेटिंग को लेकर ये जो रेगुलेशंस थे वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह गए थे और लोगों में ये गैम्बलिंग का एडिक्शन धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर होने लगा था। और यहाँ आपको लगेगा कि इंडिया में यही सिचुएशन थी, पर नहीं, पूरे दुनिया में सेम सिचुएशन थी। लेकिन इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसी बीच मार्केट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो पूरी गैम्बलिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख देता है। तो देखो क्या होता था कि ये जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज थी और इसके चक्कर में कई लोग बर्बाद हो रहे थे। इसलिए इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए वेनिस, जो कि इटली में आता है, वहां पर रिडोटो नाम का दुनिया का सबसे पहला कसिनो शुरू किया गया था जिसका पूरा कंट्रोल वहां की गवर्नमेंट के हाथ में था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो कसिनो वर्ड है वो एक्चुअली एक इटालियन वर्ड कासा से आया है जिसका मीनिंग होता है हाउस। अब आगे ये जो कसिनो का कॉन्सेप्ट था वो इतना पॉपुलर हुआ कि धीरे धीरे इटली के बाहर भी पूरी दुनिया में फैलने लगा और यही वो टाइम था जब पोर्चुगीज ने इंडिया के कुछ पार्ट को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था और यही वो लोग थे जो इंडिया में सबसे पहले कसिनोज का कॉन्सेप्ट अपने साथ लेकर आए थे। पोर्चुगीज ने मोस्टली गोवा को कॉलोनाइज किया था, इसलिए गोवा के कोस्टल एरियाज में उन्होंने छोटे छोटे कार्ड रूम्स बनाना शुरू कर दिया जहां पर लोग कार्ड्स और डाइस गेम्स खेलते थे। पर अभी तक भी गैम्बलिंग इंडस्ट्री मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनी थी
और ना ही ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। लेकिन फिर इंडिया में एंट्री होती है अंग्रेजों की और ये लोग इस पूरी इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं। उस वक्त क्या होता था ना कि इंग्लैंड में हॉर्स रेसिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इसीलिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो 1777 में उन्होंने मद्रास में सबसे पहले हॉर्स रेसिंग शुरू कर दी। इवन आज से 250 साल पहले शुरू किया गया ये रेस कोर्स इंडिया में आज भी मद्रास रेस क्लब के अंडर ऑपरेट होता है। अब ये हॉर्स रेसिंग दिखने में तो एक रॉयल और क्लासी स्पोर्ट लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही स्मार्टली डिजाइन मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। लेकिन कैसे? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये दीपक है और ये इतना अमीर है कि इसके पास 5 करोड़ रुपए सिर्फ ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। अब अगर वो ये 5 करोड़ रुपए सीधा बैंक में डालेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए दीपक यहाँ पर एक गेम खेलता है। वो क्या करता है कि इन 5 करोड़ रुपए को लेकर एक रेस कोर्स में हॉर्स रेसिंग पर बेट लगाने जाता है। और ये जो हॉर्स रेसिंग बेट्स होती है उनमें मोस्टली कैश में ही काम चलता है और यहाँ पर किसी से भी ये पूछा नहीं जाता कि उसने वो पैसा कहाँ से और कैसे लाया है। अब दीपक भी अपनी 5 करोड़ रुपए की कैश इस बेट में लगा देता है और अगर दीपक रेस जीत जाता है तो उसे एक ऑफिशियल विनिंग की स्लिप मिल जाती है, जिसको यूज करके वो इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिकली ऐसे होता है कि जब दीपक ये विनिंग स्लिप लेकर बैंक में जाएगा तो वो वहां पर कहेगा कि मैंने ये पैसा हॉर्स रेसिंग में जीता है। लेकिन अब आपको लग सकता है कि क्या बैंक उसे ये नहीं पूछेगी कि आपने शुरू में बेट लगाने के लिए जो 5 करोड़ रुपए लगाए थे वो कहां से लाए थे? तो देखो बात ऐसी है कि हॉर्स रेसिंग में ऐसी कोई भी उठकर लाखों करोड़ों की बेट नहीं लगा सकता है। वहां पर अगर कोई बंदा आकर बेट लगा रहा है मतलब या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या तो कोई खानदानी रईस है। इसलिए इन लोगों का नेटवर्क ही इतना स्ट्रांग होता है कि इनसे नॉर्मली कोई सवाल जवाब करता ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत ही बड़ा मैटर हो। इसलिए ऐसे समझो कि अपना दीपक भी ऐसा ही एक खानदानी रईस है और इस विनिंग स्लिप को यूज करके वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन केस अगर वो घोड़ा रेस हार जाता है तो इसका सोल्यूशन भी दीपक के पास ऑलरेडी है। इस रेस कोर्स के अंदर एक अंडरग्राउंड मार्केट होता है जिसमें जीतने वाले बेटर्स अपनी विनिंग स्लिप को एक अनडिस्क्लोज अमाउंट में बेच देते हैं। तो यहाँ अगर दीपक ये बेट हार भी जाता है तो वो ऐसी ही एक विनिंग स्लिप खरीद लेता है और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का प्रूफ रेडी कर लेता है। और यहाँ तक कि ये हार जीत की भी बात छोड़ो, इवन दीपक रेस में एक्चुअल में पार्टिसिपेट किए बिना भी इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 50 लाख रुपए की बेट लगाकर अगर 5 करोड़ रुपए जीतता है तो दीपक जाकर उसे बोल सकता है कि 5 की जगह ये 5.5 करोड़ रुपए कैश ले ले और अपनी विनिंग स्लिप मुझे दे दे। तो इससे उस बंदे को भी 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और दीपक को भी ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए एक विनिंग स्लिप मिल जाती है। यानी रेस में असली विनर कोई भी हो लेकिन ऑन पेपर दीपक ही विनर बन जाता है। और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो इस हॉर्स रेसिंग स्पोर्ट्स के नाम पर खुद के स्टड फार्म्स यानी जहाँ पर घोड़ों को पालकर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ऐसे फार्म्स भी सेटअप कर लेते हैं और फिर इन फार्म्स के नाम पर करोड़ों रुपए के फेक एक्सपेंसेस दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। इवन ये लोग इसी फार्म बिजनेस के अंडर घोड़ों को उनकी असली प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ही हाई प्राइस में बेचने की फेक डील्स भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक घोड़ा जिसकी एक्चुअल प्राइस 50 लाख रुपए है उसकी सेल ये लोग 2-2 करोड़ रुपए तक दिखा देते हैं। उससे ये जो ऊपर के 1.5 करोड़ रुपए है वो अब ऑफिशियली लीगली और बहुत ही स्मार्टली व्हाइट हो जाते हैं। यानी ये हॉर्स रेसिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन भी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सब पता होने के बाद भी गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? इस पर आएंगे हम अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब हॉर्स रेसिंग के अलावा अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया में कई सारे गैम्बलिंग हाउसेस भी ओपन होना शुरू हो गए थे और इवन इससे ब्रिटिशर्स टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू भी जनरेट करते थे। लेकिन ये गैम्बलिंग हाउसेस ज्यादातर बॉम्बे, कलकत्ता इन बड़ी बड़ी सिटीज में ही होते थे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी मोस्टली अमीरों के लिए बनाया गया था। तो इससे हुआ ये कि जो बाकी आम लोग थे वो गली चौराहों पर बैठकर पत्ते वत्ते खेलकर सट्टेबाजी करने लग गए। अब आगे धीरे धीरे चलकर ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री इस तरह से इवॉल्व हुई कि लोग चेस, सांप सीढ़ी, क्रॉसवर्ड ऐसे गेम्स और पजल पर भी गैम्बलिंग करने लग गए। इसमें क्या होता था कि इन गेम्स के कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे और लोग पैसे लगाकर इन कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते थे और जो बंदा विनर होता था उसको वो पूरा प्राइज मनी दिया जाता था। अब दिखने में तो ये किसी नॉर्मल कॉम्पिटिशन की तरह ही होते थे लेकिन इनकी आड़ में कई लोग छुप छुप कर गैम्बलिंग करते थे। इस गेम्स और पजल के फॉर्म वाली गैम्बलिंग ने लोगों को इतना बर्बाद करके रखा था कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए 1955 में इंडियन गवर्नमेंट को प्राइज कंपटीशन नाम का एक एक्ट तक पास करना पड़ा था। इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने ऐसे सभी बिजनेसेस को बंद कर दिया था जो गेम्स खिलाने के नाम पर गैम्बलिंग करवाते थे। अब भले ये लीगली बंद हो चुका था लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड मार्केट्स में गैम्बलिंग जोरों से चल ही रही थी और उसी दौरान 1960s में गैम्बलिंग इंडस्ट्री में एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था सट्टा मटका। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। सो बेसिकली इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती थी। फर्स्ट वाज मटका बॉस जो इस गेम को ऑर्गेनाइज करता था। सेकंड वाज बुकी जो इस मटका बॉस के अंडर काम करने वाला एक लोकल एजेंट होता था
एंड थर्ड वाज पंटर्स, यानी कि वो लोग जो इस बुकी से टिकट खरीद कर सट्टा लगाते थे। अब शुरू में इसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ये बुकी एक मिट्टी के मटके में कुछ रैंडम नंबर्स की चिट्स या फिर कार्ड्स रखता था और फिर लोग उन नंबर्स पर बेट लगाते थे। अगर सही नंबर निकला तो बंदा जीत गया और गलत निकला तो हार गया। इट वाज दैट सिंपल। अब धीरे धीरे ये मटका का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होकर आज मॉडर्नाइज हो चुका है और इसका फॉर्मेट भी कंप्लीटली चेंज हो गया है। जहाँ पहले इसमें मिट्टी के मटके को यूज करके बेट लगाते थे, अब चीट्स को यूज करके लगाते हैं। ये कैसे वर्क होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने गूगल डॉक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में आराम से पढ़ लेना। पता है आज की डेट में मुंबई, गुजरात और कई स्टेट्स के रूरल एरियाज में ये सट्टा मटका, चाय का ठेला, पान टपरी, मोबाइल मैसेजेस और रेफरल्स के थ्रू खुलेआम चलता है। ये तो हो गया सट्टा मटका का कॉन्सेप्ट। अब उसी दौरान यानी 1960s के आसपास ही इंडिया में रमी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, लेकिन फिर धीरे धीरे रमी का क्रेज भी कम होता गया और फिर मार्केट में आ गया स्पोर्ट्स बेटिंग का ट्रेंड। तो देखो, जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तब वो अपने साथ क्रिकेट भी लेकर आए थे और पहले से क्रिकेट पर लोग सट्टा लगाते थे। लेकिन 1980s में जब क्रिकेट को टीवीज पर लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया गया तब क्रिकेट घर घर में पहुंच गया और इससे बेटिंग का जो क्रेज था वो इस लेवल तक बढ़ गया कि इससे बड़ी बड़ी मैचेस तक फिक्स होने लगी। इसी बीच क्रिकेट में एक ऐसा स्कैंडल होता है जो क्रिकेट और सट्टेबाजी किस लेवल तक इंटरकनेक्टेड है इस चीज को एक्सपोज कर डालता है। हैंसी क्रॉनिये ये साउथ अफ्रीका की टीम का एक हाईली रिस्पेक्टेड कैप्टन हुआ करता था। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका को 53 टेस्ट और 138 ओडीआईज में लीड किया था। लेकिन अप्रैल 2000 में एक न्यूज आती है कि ये बंदा कुछ इंडियन सट्टा किंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक्चुअली 1990s के दौरान इलीगल सट्टा मार्केट का बूम इस लेवल पर था कि लोग मैच तो छोड़ो, टॉस से लेकर विकेट्स और रन्स पर भी करोड़ों रुपए का सट्टा लगा रहे थे। तो इसी के चलते ये जो हैंसी क्रॉनिये था वो अपने टीममेट्स को अंडर परफॉर्म करने के लिए कहता था। और जैसे कि मैंने बताया कि ये फिक्सिंग सिर्फ मैच हारने या जीतने को लेकर नहीं बल्कि टॉस से लेकर विकेट्स और रन्स बनाने तक भी चलती थी। इसीलिए जो सट्टा मार्केट के किंग्स थे वो स्पॉट बेटिंग में करोड़ों रुपए लगाते थे और बदले में हैंसी क्रॉनिये को एक बड़ी अमाउंट दी जाती थी। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2000 में ये स्कैंडल एक्सपोज हुआ तो क्रॉनिये को क्रिकेट से लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया और शॉकिंगली इसके सिर्फ 2 साल बाद यानी 2002 में क्रॉनिये की एक प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस डेथ भी हो गई। और ये स्कैंडल तो सिर्फ एक डेमो था कि क्रिकेट और गैम्बलिंग आपस में किस लेवल तक जुड़े हुए हैं। इस स्कैंडल के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा ऐसे कई प्लेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, कई मैच फिक्सिंग के केसेस सामने आए और यहाँ तक कि इंटरनेशनल तो छोड़ो, कई डोमेस्टिक मैचेस भी फिक्स होने के केसेस सामने आए और आगे चलकर ये सट्टेबाजी आईपीएल में भी एंटर हो गई। 20th सेंचुरी एंड होते होते पूरे देश में लॉटरी, गैम्बलिंग और मैच फिक्सिंग के नाम पर इतने सारे स्कैम्स होने लगे थे कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट भी पास किया था ताकि फ्रॉड और इलीगल लॉटरी को बैन किया जा सके। अब हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, कैसीनो, सट्टा मटका, पजल्स, इन सब के बाद इस इंडस्ट्री में एंट्री होती है फैंटेसी गेमिंग एप्स की। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब उसी साल इंडिया में ड्रीम 11 भी लॉन्च हो गया था और धीरे धीरे माई 11 सर्कल, एमपीएल ऐसी और भी कई सारी फैंटेसी गेमिंग कंपनीज मार्केट में एंटर होनी शुरू हो गई थी। इन कंपनीज ने बहुत ही स्मार्टली लीगल फ्रेमवर्क को यूज किया और बेटिंग को एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। इन एप्स का मार्केट में इस लेवल का क्रेज फैल गया है कि आज इंडिया में इस फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। आज के डेट में फैंटेसी गेमिंग मार्केट को ड्रीम 11 डोमिनेट करती है, जिसके पास फैंटेसी गेमिंग मार्केट का 90% शेयर है। जहां आज इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम जैसी कंपनीज लॉस में ऑपरेट हो रही है, वही 2023 में ड्रीम 11 ने 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था और उसमें से 188 करोड़ रुपीस तो उनका सिर्फ एनुअल प्रॉफिट ही था। तो इस तरह ये गैम्बलिंग और फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री रामायण महाभारत से लेकर एंशिएंट इंडिया और मुगल एरा तक, देन मुगल एरा से लेकर ब्रिटिशर्स और मॉडर्न इंडिया तक इवॉल्व हुई है। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि जब गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को तो क्या बच्चे बच्चे को पता है कि सट्टेबाजी हर सिटीजन के लिए, हर फैमिली के लिए, कंट्री के लिए कितनी डेंजरस चीज है, तो फिर गवर्नमेंट इन्हें कंप्लीटली बैन क्यों नहीं करती? और कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज अगर इलीगल है तो फिर आज मार्केट में खुलेआम ये सब चीजें चल कैसे रही है?